बात सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बनता है। इसी बीच चीन और रूस, ये दो परमाणु हथियार संपन्न देश के बाद ईरान की चर्चा जोरों पर है। ये चर्चा परमाणु हथियार बनाने में मदद को लेकर है। इजराइल और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल शुरू से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व में खतरे के रूप में देखता आया है। परमाणु बम बनाने की आशंका के कारण से ही अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईरान को परमाणु तकनीक किसने दी और कैसे उसने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। साल 1950 के दशक में शुरू हुए ईरान के कार्यक्रम में रूस, चीन के अलावा कौन सा देश था जो ईरान का मददगार साबित हुआ? चलिए ढूंढते हैं जवाब। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला। साल 1950 के दशक में शुरू हुआ ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और ईरान के शाह के बीच शीत युद्ध गठबंधन का एक नतीजा था। 1979 में ईरानी क्रांति के बाद परमाणु कार्यक्रम को बंद कर दिया गया था। वहीं अमेरिका ने तब अपने एटम फॉर पीस कार्यक्रम के तहत ईरान को परमाणु तकनीक, ईंधन, उपकरण और प्रशिक्षण देने में सहायता की थी। बता दें कि अमेरिका का एटमस फॉर पीस कार्यक्रम शांति के लिए एक परमाणु कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने 30 देशों को 25 टन से ज्यादा अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम दिया था। इसका ज्यादातर हिस्सा अनुसंधान रिएक्टरों को ईंधन देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। खबरों की माने तो इसके तहत अमेरिका ने ईरान को साल 1967 में 5 मेगावाट का अनुसंधान रिएक्टर भी प्रदान किया, जिससे अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम से ईंधन दिया गया था। ईरान ने 1974 में एक फ्रांसीसी यूरेनियम संवर्धन संयंत्र में $1 बिलियन का भी निवेश किया था। बदले में ईरान को समृद्ध यूरेनियम उत्पाद के 10% का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन उसने कभी भी अधिकार का प्रयोग नहीं किया। जर्मन कंपनी क्राफ्टवर्क ने फारस की खाड़ी के तट पर बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में भी मदद की थी। बता दें कि ईरान के पास कई न्यूक्लियर रिसर्च साइट्स हैं। इसके अलावा ईरान के पास ही यूरेनियम खदानें, एक रिसर्च रिएक्टर और यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं, जहां उनका संवर्धन किया जाता है। ईरान के पास अभी तक कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हुए गुप्त परमाणु हथियार अनुसंधान संलग्न होने का उसका लंबा इतिहास भी रहा है। पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान के नेता ऐसा करने का फैसला करते हैं तो देश के पास काफी कम समय में परमाणु हथियार बनाने के लिए जानकारी और बुनियादी ढांचा होगा। हालांकि इजराइल की चिंताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के महानिदेशक मारियानो ग्रासी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो आने वाले दिनों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बातचीत करने ईरान जाएंगे। खबरों की माने तो उनकी यह यात्रा इजराइल हमास युद्ध के मध्य पूर्व में फैले तनाव के साथ ही जनवरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ईरान पर उनके रुख की अनिश्चितता के बीच हो रही है। खैर, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान के पास 50 वर्ष से अधिक पुराना असैन्य परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, जो लंबे समय से अपने गैर सैन्य उद्देश्यों को बनाए रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अप्रैल 2024 में एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा, ईरान ने बार बार कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। परमाणु हथियार का हमारे परमाणु सिद्धांतों में कोई स्थान नहीं है। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में देश के गुप्त परमाणु स्थलों और अनुसंधानों के बारे में खुलासे ने दुनिया भर की राजधानियों में परमाणु हथियार बनाने की उसकी गुप्त कोशिशों के बारे में चिंता बढ़ा दी थी। पहली चिंता यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होने से उसके पुराने दुश्मन इजराइल के लिए एक बड़ा शायद अस्तित्वगत खतरा पैदा हो जाएगा। अन्य विदेश नीति विशेषज्ञों का कहना है, अगर ईरान इजराइल पर परमाणु हमला करता है तो अमेरिका का करीबी रक्षा साझेदार है और उसके पास खुद के परमाणु हथियार है, तो वह खुद अपनी मौतों को सुनिश्चित कर लेगा। इन सब चिंताओं के बीच अक्टूबर 2024 में इजराइल ने ईरान पर अपना अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला किया। खबरों की माने तो इसमें दावा किया गया था कि इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस और मिसाइल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ईरान ने किसी भी बड़े नुकसान से इनकार किया था, लेकिन अब इजरायली अधिकारियों ने दावा किया है कि हमले में ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सुविधा को निशाना बनाया गया था, जिसने शिया देश की परमाणु बम बनाने की क्षमता को काफी हद तक रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजराइल ने ईरान के जिस प्राचीन सैन्य परिसर को निशाना बनाया था, उसके अंदर ही तालेगन 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जिसका उपयोग साल 2003 के पहले परमाणु उपकरणों के लिए विस्फोटकों के परीक्षण के लिए किया जाता रहा है। ईरान ने 2003 में सैन्य परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया था। इसके बाद से ही उपकरण साइट पर वहीं रखे गए थे। अगर आप ये वीडियो शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। भांकरोटा में हुए इस भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई। एलपीजी भरे टैंकर से एक ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, लेकिन क्या आपको पता है कि टैंकर का ड्राइवर बच गया? भीषण आग लगने के बाद करीब 40 वाहन जल गए, दर्जनों लोग इसकी चपेट में आ गए और टैंकर का ड्राइवर पूरी तरह से सुरक्षित बच निकला। वो पुलिस के सामने हाजिर है। अब इस घटना की जांच के लिए बनी विशेष जांच दल यानी एसआईटी अब उससे पूछताछ करेगी। ट्रक से टक्कर के बाद टैंकर का नोजल क्षतिग्रस्त हो गया। इससे एलपीजी गैस टैंकर से बाहर निकलने लगा और भीषण आग लग गई। अचानक 30 से ज्यादा वाहन एक साथ धधकने लगे। बस, कार, बाइक, कई ट्रकों में आग लगने से कई लोग जिंदा जल गए। हालांकि टैंकर के चालक जयवीर, जो कि 40 साल का है,
उसको किसी तरीके का जख्म नहीं आया। उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला जयवीर, जिसने असल में टक्कर के बाद ये भांप लिया कि नोजल टूट गया है, इसके बाद आग लगने से पहले ही वो कूदकर भाग गया। पुलिस के मुताबिक जयवीर को जैसे ही पता लगा कि नोजल टूटा है, वो तेजी से निकला और वहां से भागा। वो जानता था गैस लीक होगा और वहां आग लग जाएगी। जिस दिशा में गैस निकल रही थी वो उसके विपरीत भागा। आपको बता दें, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हम तुरंत टैंकर के ड्राइवर को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कंटेनर ट्रक ने वाहन में टक्कर मारी थी। उसने देखा कि टैंकर का नोजल टूट गया, एहसास हो गया कि धमाका हो सकता है, क्योंकि दूसरे चालक अपने वाहनों के इग्निशन ऑन कर रहे थे, इसलिए वो अपनी जान बचाने की ओर भाग गया। जिस कंटेनर ने टक्कर मारी थी उसके चालक की धमाके में मौत हो गई। डीसीपी ने बताया, जयवीर उन 9 चालकों में से एक है जो घटना के वक्त वहां मौजूद थे, पर जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। घटना में 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 23 लोगों का अब भी सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस अधिकारी मनीष कुमार कहते हैं, टक्कर के बाद जयवीर ट्रक से कूदा, जयपुर की ओर भागने लगा। पुलिस अधिकारी ने इस मामले में आगे बताया कि टैंकर ड्राइवर ने दुर्घटना के बाद टैंकर के मालिक को फोन किया और दुर्घटना की जानकारी दी। पुलिस की विशेष जांच टीम इस मामले की जांच कर रही है और जयवीर से पूछताछ करेगी। मिली जानकारी के मुताबिक जयवीर ने हादसे के तुरंत बाद दिल्ली स्थित टैंकर मालिक अनिल पवार को फोन किया और फिर अपना फोन बंद कर दिया। पुलिस को उम्मीद है ड्राइवर से पूछताछ के बाद और जानकारी हाथ लगेगी। दरअसल सुबह करीब 5:30 बजे एलपीजी टैंकर ने जयपुर अजमेर हाईवे पर यू टर्न लिया। अधिकारियों के मुताबिक ये यू टर्न राजमार्ग के पास निर्माण गतिविधि के बीच यातायात को आसान बनाने के लिए एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में खुला था। जब टैंकर यू टर्न ले रहा था तभी विपरीत दिशा से आ रहा चादर से लदा एक ट्रक टैंकर से टकरा गया। टक्कर से टैंकर के नोजल और सेफ्टी वाल्व टूट गए और गैस का रिसाव होने लगा। इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ। आग की चपेट में आए वाहनों के यात्रियों को भागने का वक्त तो नहीं मिला। जयपुर ब्लास्ट में कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं, सड़क की बिगड़ी व्यवस्था, अचानक मोड़ और ट्रैफिक सेंस की कमी के कारण दुर्घटना हुई होगी। जयपुर अजमेर राजमार्ग का वो हिस्सा जहां दुर्घटना हुई वो दुर्घटना संभावित स्थान है। इस वजह से खराब यातायात प्रबंधन और चल रहे निर्माण ने खतरनाक स्थिति पैदा कर दी। जयपुर में हुए टैंकर हादसे ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। जिसने भी वो मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैसे 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर के बाद हुए धमाके में 14 मासूमों की जलकर जान चली गई और दर्जनों मासूम अस्पताल में जान बचने की दुआ मांग रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी कई जानकारी हर रोज सुनने को मिल रही है। इन सब के बीच एक खबर आई है कि एक 20 साल का लड़का बनकर आया। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि गैस टैंकर के बाकी वाहनों से टकराने के बाद भीषण आग लगने के तुरंत आग में झुलसे 30 मासूमों ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक खेत में बने घर में शरण ली थी। दरअसल जहां हादसा हुआ उसी के पास एक खेत में बने अस्थायी घर में परिवार रह रहा था। जैसे ही परिवार ने लोगों की चीख पुकार सुनकर दरवाजा खोला तो उनके होश ही उड़ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के मुखिया भंवर लाल ने बताया कि दर्द में चिल्ला रहे लोग कपड़े, पानी या कोई भी ऐसी चीज मांग रहे थे जिससे उनका दर्द कम हो सके। उन्होंने बताया कि लोगों का शरीर जल गया था और उनमें से कई लोग तो मुश्किल से बोल पा रहे थे। जहां हादसा हुआ वहां से अस्पताल सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी 8 फुट की दीवार पार करनी पड़ती। जलन और दर्द से तड़प रहे लोगों के लिए इस दीवार को पार करना आसान नहीं था। ऐसे में मदद के लिए उसी किसान परिवार का एक 20 साल का लड़का राकेश सैवनी आगे आया
उसने दीवार के सहारे सीढ़ी लगाई, जिसके बाद सभी घायल एक एक कर दीवार पार कर अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक राकेश ने उस खौफनाक मंजर के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि कम से कम 30 लोग हमारे खेत की तरफ दौड़े आ रहे हैं। वो लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, कईयों के कपड़े तक जल गए थे। मैंने एक पल की देर नहीं की और तुरंत सीढ़ी लगाई। जो लोग सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे थे, सैनी ने खुद उन्हें सीढ़ी चढ़ाई और उनकी मदद की। कांडोई अस्पताल के मालिक डॉक्टर रमन कांडोई ने कहा कि अलग अलग डिग्री के जले हुए लगभग 30 लोग मदद की गुहार लगाते हुए पहुंचे। उनके शरीर जल रहा था और वो दर्द से तड़प रहे थे। एक सर्जन के तौर पर मेरे लिए भी ये काफी खौफनाक मंजर था। इसके बाद उन्होंने और उनकी पत्नी, जो एक डॉक्टर है, प्रारंभिक इलाज शुरू किया। इसके बाद एम्बुलेंस में एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि कंटेनर के साथ एक पैसेंजर बस भी आग की चपेट में आ गई। बस में चालक, परिचालक समेत 34 जने सवार थे। इनमें से चालक की मौत हो गई, जबकि 8 जने झुलस गए। कुल 34 यात्रियों में से 24 से संपर्क हो गया, लेकिन बाकी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ होने से संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।